हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों की और साथ में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़े हुए सारे के सारे कॉन्सेप्ट की। हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरे भौगोलिक और राजनीतिक मानचित्र की चर्चा करेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जलवायु कैसी है, वहाँ की कृषि कैसी है, वहाँ की खनिज संपदा कैसी हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। साथ में हम लोग जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से मरुस्थल हैं, झीलें हैं, पर्वत श्रेणी कौन कौन सी हैं, इनके बारे में हम लोग जो है विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो जो है वो समीक्षा अधिकारी के लिए जो है प्रमुख रूप से है। इसके अलावा यह यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इन लोगों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इस वीडियो को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह है समीक्षा अधिकारी बैच के लिए, जो है जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं प्री की या मेंस की, उन बच्चों के लिए यह वीडियो जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि अगर हम देखें तो समीक्षा अधिकारी में जो जियोग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वे जो है फैक्ट पे आधारित हो जाते हैं, जबकि कुछ प्रश्न जो होते हैं वे जो है कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं। तो जब तक आपको जियोग्राफी की एक सही जानकारी नहीं होगी तब तक आपको उन प्रश्नों को करने में जो है वो परेशानी रहेगी। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ी हुई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आप एक शानदार नोट्स हमारे साथ में बनाइए और आइए स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जानकारी से। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस समय भौगोलिक खोजों का युग प्रारंभ हुआ, ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की गई थी, ऑस्ट्रेलिया के जल मार्ग की खोज की गई थी। और खोज किसने किया था? तो खोज किया था कैप्टन कुक ने 1777 में। हम ज्यादा बहुत लिखेंगे नहीं, मैप के माध्यम से आपको समझाते रहेंगे, आप चीजों को नोट करते रहिए। तो ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी कैप्टन कुक ने 1777 में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसके अलावा कुछ अन्य प्रशांत महासागर में स्थित छोटे छोटे द्वीप हैं, उन द्वीपों को मिला करके कहा जाता है ओसेनिया। क्या कहा जाता है? ओसेनिया कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, उनको मिला करके कहा जाता है ओसेनिया। यह बातें हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह प्रश्न पूछा गया है कि भौगोलिक दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया किसका हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह ओसेनिया का हिस्सा कहलाता है। ठीक है ना। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया के मैप को ध्यान से देखें तो ऑस्ट्रेलिया के मैप को ध्यान से देखने पर हमें क्या जानकारी मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर की ओर अराफुरा सागर है, फिर उत्तर पश्चिम की ओर तिमोर सागर और हिंद महासागर है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर हिंद महासागर है, नीचे की ओर महान ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है या बृहद ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी है। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो इधर बास जल संधि है, तस्मान सागर है, प्रशांत महासागर है और कोरल सागर है। अर्थात ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ जल से घिरा हुआ महाद्वीप है। तो जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसे हम द्वीप कहते हैं, और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप भी है, एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक द्वीप है, एक महाद्वीप है और इसके अलावा ये एक देश है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया के बारे में मोटी मोटी बातें। अब ऑस्ट्रेलिया का राजनीतिक विभाजन पहले हम कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का यह वाला जो हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा ये जो है, अब उत्तरी हिस्से में यहां पर देश है पापुआ न्यू गिनी। कौन सा देश है? तो यहां पर देश है पापुआ न्यू गिनी और ये है ऑस्ट्रेलिया। अब पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो खाली रास्ता है इसे कहा जाता है टॉरेस जल संधि। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है टॉरेस जल संधि कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता रहता है कि टॉरेस जल संधि जो है वह कौन से दो स्थल मार्ग को अलग करता है। तो पापुआ न्यू गिनी को
ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है, यह याद रखिएगा। और इधर अराफुरा सागर का जो जल है इसी टॉरस जल संधि में से होकर कोरल सागर में आ जाता है और फाइनली कहां चला जाता है, प्रशांत महासागर में चला जाता है। तो उत्तर की तरफ से यह बातें याद रखना है कि टॉरस जल संधि किसको किसको जोड़ती है, तो टॉरस जल संधि अराफुरा सागर को कोरल सागर से और कोरल सागर के जल को फाइनली प्रशांत सागर में पहुंचाता है। टॉरस जल संधि पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात यह है कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे दक्षिणी राज्य है विक्टोरिया और ठीक नीचे है तस्मानिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बास जल संधि स्थित है। कौन सी जल संधि है, तो बास जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में बास जल संधि है। तो ऑस्ट्रेलिया के पास में दो जल संधियां हैं, उत्तर की ओर टॉरस जल संधि है जबकि दक्षिण की ओर कौन सी जल संधि है, तो दक्षिण की ओर कौन सी जल संधि है, तो हम कहेंगे बास जल संधि है। तो यह दो बातें हमको ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्लियर कर लेना है। दो जल संधियों को ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जो है वो हमें क्लियर कर लेना है यहां पर। अब इसके बाद में हम ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक विभाजन की तरफ जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को 6 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब वे कौन कौन से राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे 2021 का, तो आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य है जिसे हम क्वींसलैंड कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक राज्य जिसे हम क्या कहते हैं, तो ये राज्य है ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड और इसकी राजधानी कहां है, तो इसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा राज्य है न्यू साउथ वेल्स, इसकी राजधानी है सिडनी। तीसरा राज्य है विक्टोरिया और इसकी राजधानी है मेलबोर्न। चौथा राज्य है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया या उत्तरी क्षेत्र और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है डार्विन। याद रखिएगा, डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इस डार्विन को ऑस्ट्रेलिया का प्रवेश द्वार कहते हैं और डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई राज्य की राजधानी है। फिर है दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया राज्य की राजधानी क्या है, एडिलेड है। और उसके बाद में आता है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो पर्थ है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया 6 राज्यों में बटा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो एक है कैनबरा और दूसरा है तस्मानिया। तो यह है कैनबरा और यह है तस्मानिया। तो इस तरह से राजनीतिक विभाजन में ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह बातें यहां से आपको क्लियर कर लेनी है। तो राजधानी याद करिए, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ है। ये मैच करने के लिए आता है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पर्थ है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया एडिलेड है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया डार्विन है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन है, न्यू साउथ वेल्स की सिडनी है और विक्टोरिया की राजधानी क्या है, मेलबोर्न है। तो राज्यों को जरूर याद रखिए कि ऑस्ट्रेलिया में कितने राज्य हैं और इनका बंटवारा कैसे किया गया है। क्लियर हो गया है। अब अगली बात है भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा गया है। वे 3 भाग कौन से हैं, तो एक भाग जो ये आप लाइन देख रहे हैं ये ठीक ऐसे ही है, दूसरा भाग ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये ठीक ऐसे ही है और तीसरा भाग इधर का। इस क्षेत्र को कहते हैं पूर्वी क्षेत्र, इस क्षेत्र को मध्यवर्ती क्षेत्र और इसको पश्चिमी तटीय क्षेत्र। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी तटीय क्षेत्र। भौगोलिक आधार पर ऑस्ट्रेलिया को 3 भागों में बांटा गया है। अब एक एक क्षेत्र की हम यहां पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का यह पूर्वी क्षेत्र जो है, ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया का यह पूर्वी क्षेत्र है और इस पूर्वी क्षेत्र में यहां से लेकर के एक पर्वत श्रेणी फैली है और ये पर्वत श्रेणी यहां तक फैली हुई है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊपर से लेकर के और नीचे तक
एक पर्वत श्रेणी इस पूर्वी घाट के समानांतर फैली हुई है, इसे कहते हैं क्या? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में पूर्वी घाट के समानांतर एक पर्वत श्रेणी फैली है, उस पर्वत श्रेणी को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और इस पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है कोसयुस्को। कोसयुस्को, ध्यान दीजिएगा, कोसयुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है और यही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की भी सर्वोच्च चोटी है। तो यह बातें इधर से याद रखिएगा। यह बात हो गई पूर्वी घाट की। क्लियर हो गया है? अब इसी पूर्वी घाट में यह है ग्रेट बैरियर रीफ, महान कोरल भित्ति का क्षेत्र जो है ग्रेट बैरियर रीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता रहता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है क्या? ग्रेट बैरियर रीफ। और कहां पड़ता है? तो कोरल सागर में पड़ता है, टॉरस जल संधि के ठीक नीचे फैला हुआ है ये इसी तरह से। तो यह भी जो है इसी लाइन के पूर्वी घाट के समांतर फैला हुआ है। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित दो बातें कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के घाट के समांतर पर्वत श्रेणी फैली हुई है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सबसे ऊंची चोटी है कोसयुस्को, पूरे ऑस्ट्रेलिया की भी सर्वोच्च चोटी यही है। इसी पूर्वी घाट के समांतर फैला है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर पड़ता है टॉरस जल संधि और यह स्थित है किसमें? तो कोरल सागर में स्थित है। इतनी बातें कह देना है। अब यह जो क्षेत्र है इसे उच्च भूमि का क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? तो इसको कहा जाता है उच्च भूमि का क्षेत्र। अब यह मध्यवर्ती क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती क्षेत्र है। इस मध्यवर्ती क्षेत्र में इस हिस्से में मूरे और डार्लिंग नदियां बहती हैं। कौन कौन सी नदियां बहती हैं? तो मूरे और डार्लिंग नदियां बहती हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र में अनाज का उत्पादन अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन क्या है कि कहीं कहीं पर सूखा रहता है। तो जहां सूखा रहता है वहां इस क्षेत्र में बहुत पहले कुएं खोदे गए थे। एक एक बातें ध्यान दीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भूभाग में बहुत पहले कुएं खोदे गए थे क्योंकि इस भाग में सूखा रहता है। अब जो कुएं खोदे गए थे उन कुओं में से आज क्या है कि स्वतः पानी निकलता रहता है। ऑस्ट्रेलिया में मध्यवर्ती भाग में कुछ कुएं हैं जिनमें से स्वतः पानी निकलता रहता है। इस कारण से ऑस्ट्रेलिया के इस कुएं वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? तो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और ये क्या है? तो हम कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मध्यवर्ती भागों में जहां वर्षा नहीं होती है वहां पर कुएं खोदे गए और उन कुओं से स्वतः पानी निकलता रहता है। उस कुओं के पूरे क्षेत्र को ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहा जाता है। क्लियर हो गई है इतनी सी बातें। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की तरफ कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की क्या विशेषता है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया पूरी की पूरी मरुस्थलीय है। पूरी की पूरी कैसी है? मरुस्थलीय है। ऑस्ट्रेलिया का 2/3 हिस्सा रेगिस्तान है, मरुस्थल है, याद रखिएगा। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान हैं, जैसे विक्टोरिया का मरुस्थल। अब नोट करते जाइएगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है विक्टोरिया का मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल। नोट करिएगा कि विक्टोरिया का मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? तो ग्रेट सैंडी का मरुस्थल स्थित है। इसके अलावा स्थित है तनामी का मरुस्थल।
तो ये सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। यहां से प्रश्न खूब बनते रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा मरुस्थल को। विक्टोरिया का मरुस्थल, सिम्पसन का मरुस्थल, गिब्सन का मरुस्थल, ग्रेट सैंडी का मरुस्थल और तनामी का मरुस्थल, यह सब कहां हैं? तो सब ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। यह बातें याद रखना है। अब यह भी याद रखना है कि इसी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दुनिया में प्रसिद्ध सोने की खानें यहीं पर स्थित हैं। कौन सी दो खानें हैं जो यहीं पर स्थित हैं? तो वे दो खानें जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं, कौन सी हैं? तो वे हैं, नोट करिएगा, कूलगार्डी और कालगर्ली। दोनों नोट कर लीजिएगा। कूलगार्डी और कालगुरली की खानें विश्व प्रसिद्ध सोने की खानें हैं। कोटेशन पूछा गया था आरओ में, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा गया था कूट दे करके, कि विश्व प्रसिद्ध कालगुरली की खानें ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। अब ये अगर आप मैप से पढ़े हैं तो आप क्लियर कर पाएंगे कि वाकई में पश्चिमी भाग में है या नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये पश्चिमी भाग में है और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग को निम्न भूमि कहा जाता है, जबकि पूर्वी भाग को उच्च भूमि कहा जाता है, क्योंकि इधर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यानी कि पर्वत स्थित है और इधर पठार स्थित है। हालांकि यहां पर भी दो पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। एक तो है मैकडोनल पर्वत श्रेणी, ये है मैकडोनल पर्वत श्रेणी, और इसके अलावा एक है मूसग्रेव पर्वत श्रेणी। तो मैकडोनल पर्वत श्रेणी और मूसग्रेव पर्वत श्रेणी, यह दोनों भी ऑस्ट्रेलिया में यहीं पर स्थित हैं। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलिया का राजनैतिक विभाजन और भौगोलिक विभाजन। अब हम चर्चा कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के जलवायु की, कि ऑस्ट्रेलिया की जलवायु कैसी है। तो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो थोड़ा सा इस मैप में और सुधार कर लेते हैं। मैप में सुधार क्या कर लेते हैं, ये इतनी बातें आपने नोट कर लिया होगा या हम मान के चल रहे हैं। देखिए, इसको सुनना तो है ही, सुनने के साथ साथ आपको नोट जरूर करते रहना है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लिखने पे नहीं, आपको समझाने पे विश्वास कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि हम आपको समझाने में सफल हो पाएंगे, तो बस वही प्रयास हमारे द्वारा यहां पर किया जा रहा है। अब एक रेखा हमने ये खींच दी है और यही ऑस्ट्रेलिया के जलवायु का निर्धारण करता है। यह रेखा कौन सी है? तो यह रेखा है मकर रेखा। कौन सी रेखा है? तो यह रेखा है मकर रेखा। ठीक है, अब मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और नीचे की ओर यहां से यहां तक दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलियाई जो क्षेत्र हो गया, जो मकर रेखा के ऊपर का ये हिस्सा हो गया, इस पूरे हिस्से की जो जलवायु होगी यह हो जाएगी उष्णकटिबंधीय। क्या हो जाएगी? उष्णकटिबंधीय। कल हमने पढ़ लिया था मकर रेखा और कर्क रेखा से जुड़े हुए क्षेत्र के बारे में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया उष्णकटिबंधीय हो जाता है, जबकि मकर रेखा के नीचे का क्षेत्र दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जो है वह शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध हो जाता है। यह बातें याद रखिएगा। अब उष्ण कटिबंध होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, उष्ण कटिबंध होने के कारण इस क्षेत्र में जो पवनें हैं वह इधर की ओर से यानी कि पूरब की ओर से चलती हैं। हम पढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की जलवायु। तो ऑस्ट्रेलिया की जलवायु में मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो भागों में बांटती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उनमें हवाएं जो है वह पूर्व की ओर से चलती हैं और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में हवाएं पश्चिम की ओर चलती हैं। तो आप कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी हिस्सा है
मकर रेखा की दक्षिण का जो क्षेत्र है उसमें जो मानसूनी पवनें हैं वो पश्चिम की ओर से आती हैं, जबकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया में वह पूरब की ओर से हवाएं आती हैं। अगर लॉजिक पूछ लिया जाए कि ऐसा क्यों, तो ध्यान रखिएगा कि मकर रेखा इनका विभाजन करती है इसी वजह से। तो अब आगे देखिएगा कि जब यह हवाएं ऊपर की ओर आती हैं, यह हवाएं आती हैं, तो यहां पर इनको क्या मिल गया, यहां पर मिल गया इनको पर्वत। क्या मिल गया? पर्वत मिल गया। अब पूर्वी हवाएं इस पर्वत ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा जाती हैं और टकरा के इसी भाग में, इसी कोस्टल एरिया में खूब घनघोर वर्षा कर देती हैं, जिस कारण से इस क्षेत्र में तो खूब वर्षा हो जाता है लेकिन हवाएं इधर नहीं आ पाती और यह क्षेत्र जो है वो सूखा रह जाता है। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का यह जो पश्चिमी हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वहां पर शुष्क मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। कारण जानिएगा कि क्या है, तो हम कहेंगे कि चूंकि उत्तरी हिस्से उष्णकटिबंध है तो पूरब की ओर से आने वाली हवाएं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से टकरा करके ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर वर्षा कर देती हैं और इधर ही वर्षा हो जाती है। इधर हवाएं नहीं आ पाती, इधर वर्षा नहीं होती है, मरुस्थल है, तो इस वाले क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का क्षेत्र कहते हैं, जबकि इधर वर्षा हो जाती है। ठीक है। अब उत्तर की ओर से मानसूनी वर्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में उत्तर की ओर से मानसूनी वर्षा होती है और वर्षा कब होती है? तो मानसूनी वर्षा कब होती है? ग्रीष्म काल में होती है। तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में मानसूनी वर्षा होती है, पूर्वी भाग में पूर्वी पवनों से वर्षा होती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में याद रखिएगा, इस हिस्से में नीचे की ओर से भूमध्य सागरीय जलवायु पाया जाएगा। कैसी जलवायु होगी? तो भूमध्य सागरीय जलवायु है। कौन सी जलवायु है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु का प्रदेश है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में मिली जुली 3 प्रकार की जलवायु है। कैसे? फिर से देख लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी सिरे से पूर्वी हवाओं से वर्षा होती है, ठीक है, और इधर जो है शुष्क मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र बन जाता है। उत्तर की ओर से मानसूनी वर्षा होती है ग्रीष्म काल में, नीचे की ओर से भूमध्य सागरीय जलवायु द्वारा वर्षा होती है, और यह वर्षा कब होती है? तो जाड़े के मौसम में यह वर्षा होती है। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में 3 तरफ से वर्षा होती है, 3 जलवायुवीय क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। यह बातें ऑस्ट्रेलिया के जलवायु क्षेत्र के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया है ऑस्ट्रेलिया की जलवायु। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खाद्यान्न उत्पादन और खनिज उत्पादन कैसे होता है और किस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खाद्यान्न और खनिज उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया प्रसिद्ध है। तो एक बार इसे हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्सा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। राइटिंग भले ना समझ में आ रही हो आपको, लेकिन बातें आपके समझ में आ रही होंगी। आप आसानी से चीजों को समझ पा रहे होंगे मैप से, और अगर आपके पास मैप है तो आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से पढ़ने में सफल हो पाएंगे इस बात को। तो अब आइए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कहां पर किसका उत्पादन होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का यह राज्य जो है यह है क्वींसलैंड। कौन सा राज्य है? क्वींसलैंड, और इसकी राजधानी क्या है? ब्रिस्बेन है, ठीक है। और यह क्षेत्र जो है गन्ना और कपास उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसका उत्पादन होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में गन्ना और कपास का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर होता है। राज्य कौन सा है? तो क्वींसलैंड राज्य में ऑस्ट्रेलिया के कपास और गन्ने का उत्पादन होता है। और इसके अलावा यहां पर भेड़ का पालन बहुत अधिक किया जाता है। किसका? भेड़ का पालन ज्यादा किया जाता है। जो लोग भेड़ का पालन करते हैं उन मजदूरों को कहा जाता है जोकारू। क्या कहा जाता है? जोकारू। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को जोकारू कहा जाता है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में पहले भेड़ का पालन नहीं होता था। उसके बाद 1976 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने न्यूजीलैंड से मेरिनो भेड़ मंगवाई। मेरिनो एक प्रजाति है भेड़ों की, तो मेरिनो भेड़ मंगवाई, और नतीजा क्या है कि आज ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन में तीसरे नंबर पर है।
पहले स्थान पर चाइना, दूसरे पर भारत और तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है। ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है, पहले पर चाइना, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया ऊन उत्पादन में है, जबकि मैरिनो भेड़ के ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया दुनिया में पहले स्थान पर है। तो यह याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। अब फिर देखिएगा, यही जो क्षेत्र है, क्वींसलैंड जो क्षेत्र है, ये दुनिया में मांस उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा मांस मंडी कहां है? तो शिकागो है, अमेरिका में। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का क्वींसलैंड क्षेत्र है, यह भी मांस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है, गन्ना और कपास के लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य खाद्य फसल है वो है गेहूं, और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं सबसे ज्यादा कहां होता है? तो ऑस्ट्रेलिया में गेहूं सबसे ज्यादा होता है न्यू साउथ वेल्स में। ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में गेहूं का उत्पादन किया जाता है? तो हम कहेंगे कि दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। क्लियर हो गया है। तो यही फसलें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मुख्य रूप से पैदा की जाती हैं, गेहूं, गन्ना और कपास, और इसके अलावा पशुपालन। ये हो गई वहां पर उत्पादन की बातें। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में खनिज संसाधन कहां कहां होता है, और खनिज संसाधन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल बहुत हैं, और इन्हीं मरुस्थलों में दो खाने हैं स्वर्ण की जिनकी हमने बात की, कालगुरली और कूलगार्डी। इनको साथ में नोट करिएगा। कालगुरली और कूलगार्डी ये विश्व प्रसिद्ध सोने की खदान हैं, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में स्थित हैं। ये बातें यहां से आपको क्लियर कर लेनी है, हो गई होंगी। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक क्षेत्र है पिलवारा। कौन सा क्षेत्र है? पिलवारा। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह और लौह इस्पात के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध स्थान है पिलवारा। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। इस बार आरओ में पूछा गया था कंसासियान, किन्सासा। तो किन्सासा किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे की मंडी, हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, कांगो गणराज्य का। तो इस बार याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से इन खनिजों के कि कौन से स्थान पर कौन सा होता है। पहले तो देश पूछा जाता था, अब देश नहीं, अब उस स्थान का नाम पूछा जाता है कि कहां पर ये पैदा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पिलवारा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है पिलवारा। ठीक है ना। यहीं पर एक क्षेत्र है वाहिला। वाहिला यह भी लोहे के लिए प्रसिद्ध है। क्या? वाहिला लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ी है, न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी का नाम है ब्रोकन हिल, ब्रोकन हिल्स इस पहाड़ी का नाम है। और यह पहाड़ी जो है चांदी के लिए, जस्ता के लिए और लेड के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह कई बार पूछा गया है, जाने रहिए। ब्रोकन हिल्स कहाँ है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि न्यू साउथ वेल्स में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी, जस्ता और लेड उत्पादन के लिए ये विश्व प्रसिद्ध हैं। ये ध्यान रखिएगा। कालगुरली और कूलगार्डी की खाने कहाँ हैं? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। पिलवारा और वाहिला जैसे विश्व विख्यात लौह खदान कहां पर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में, यानी कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में है। यह बातें भी आपको याद कर लेना है। अब थोड़ी सी और बेसिक बातें। ऑस्ट्रेलिया का पहले क्या नाम था? तो ऑस्ट्रेलिया का पहले नाम था न्यू हॉलैंड। ऑस्ट्रेलिया का पहले नाम था क्या? न्यू हॉलैंड। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को कहा जाता है एबरजीन्स। क्या कहा जाता है? एबरजीन्स कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को। यह बातें भी याद रखिएगा। क्लियर हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में उपजाऊ मिट्टी है जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में पाई जाती है, उसे कहते हैं रेबेरिना। क्या कहते हैं? रेबेरिना। ऑस्ट्रेलिया के मिट्टी का नाम है रेबेरिना। क्लियर हो गया है।
अब ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान की बात कर लेते हैं। तो मकर रेखा से ऊपर की ओर जो हिस्सा है वह कैसा है? उष्णकटिबंधीय है, अभी हमने बात किया। और इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सवाना घास के सदाबहार वन पाए जाते हैं। कैसे बन पाए जाएंगे? सदाबहार बन पाए जाते हैं। कल हमने चर्चा कर लिया था कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वह होते हैं जहां 250 सेंटीमीटर से ज्यादा वार्षिक वर्षा होती है और वहां सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी हिस्से में, मकर रेखा के उत्तरी हिस्से में सदाबहार वन पाए जाते हैं। उन वनों को हम कहते हैं सवाना वन। जबकि ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में या मकर रेखा के दक्षिणी हिस्से में शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उन शीतोष्णकटिबंधीय वन को हम क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स कहते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय जो वन हैं उन्हें हम डाउन्स कहते हैं। इन वनों में कहीं कहीं यूकेलिप्टिस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? यूकेलिप्टिस के पौधे लगे होते हैं। यूकेलिप्टिस आप जानते होंगे, कहीं कहीं इनको केवल लिपस्टिक कहा जाता है या लिप्टिस कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान में कहीं कहीं यूकेलिप्टिस के पौधे लगे होते हैं। ठीक है। और इन यूकेलिप्टिस के पौधों से तेल की बूंदें गिरती रहती हैं और तेल के बूंदों के गिरने से न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ी है जो नीला दिखाई देने लगता है, उसे कहते हैं ब्लू माउंटेन। क्या कहेंगे? ब्लू माउंटेन कहते हैं। तो यह बातें याद रखिएगा कि ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में है। उसे ब्लू माउंटेन क्यों कहते हैं? क्योंकि यूकेलिप्टिस के पौधों से तेल की बूंदें गिरने के कारण वह नीला प्रतीत होता है। इतनी बातें यहां से जान लीजिएगा। तो हमने ऑस्ट्रेलिया का राजनैतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन, ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, ऑस्ट्रेलिया की मृदा, ऑस्ट्रेलिया में कृषि और ऑस्ट्रेलिया में खनिज, ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल, ये सारी बातें हमने ऑस्ट्रेलिया के लिए जान लिया है। अब हम चर्चा करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो राजमार्ग हैं यानी परिवहन क्षेत्र हैं वे कैसे हैं, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के परिवहन क्षेत्र, इन्हें हम एक बार ध्यान देते हैं। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में जो हाईवे होते हैं, जो सड़कें होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो हाईवे होते हैं, सड़कें होती हैं, उन सड़कों को क्या कहा जाता है? कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। कॉमनवेल्थ महामार्ग कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा कि किस देश के सड़कों को कॉमनवेल्थ सड़कें कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की सड़कों को कॉमनवेल्थ सड़कें कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है वो कौन सी है? तो पर्थ से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लेकर के और सिडनी तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ से लेकर के और सिडनी तक एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई गई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग ये ऑस्ट्रेलिया में है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग ये कहाँ है? रूस में है। व्लादिवोस्टॉक से और सेंट पीटर्सबर्ग को जोड़ता है। तो यहां ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन जो है वह ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है। किसको जोड़ती है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को पूर्वी ऑस्ट्रेलिया से या पर्थ को सिडनी से जोड़ती है। ये बातें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में बंदरगाह की, कि ऑस्ट्रेलिया में बंदरगाह कौन कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में है पर्थ, ये एक बंदरगाह है। यहाँ है एडिलेड, ये भी एक बंदरगाह है। इसके अलावा ये है मेलबर्न, ये भी एक बंदरगाह है। इसके अलावा सिडनी, यह भी एक बंदरगाह है। तो ये सारे क्या है? एक प्रकार के बंदरगाह हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब यहीं पर पड़ता है, ब्रिस्बेन के पास में पड़ता है पर्ल हार्बर बंदरगाह जो विश्व विख्यात है। याद रखिएगा कौन सा है? पर्ल हार्बर बंदरगाह। तो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया पर है, ऑस्ट्रेलिया में है।
और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है तो पूर्वी तट पर है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर पर्ल हार्बर बंदरगाह है, सिडनी बंदरगाह है, दक्षिणी तट पर मेलबर्न एक बंदरगाह है, एडिलेड बंदरगाह है, और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी पश्चिमी तट पर पर्थ एक बंदरगाह है। तो ये हो गई ऑस्ट्रेलिया के बंदरगाहों की बात। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, मृदा, खनिज, कृषि, इन सारी चीज़ों की बात हमने कर ली है। उम्मीद है ऑस्ट्रेलिया के बारे में एक बेसिक बातें आपके समझ में आ गई होंगी, एडवांस तक की बातें समझ में आ गई होंगी। आगामी परीक्षाओं में ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई चीज़ें आप कर पाएंगे। क्या कुछ बातें छूटी हुई हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आइए हम चलते हैं प्रश्न सेक्शन की ओर। आज से जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ प्रश्न क्या है। तो इस तरह से डेली हम जियोग्राफी के क्लास आपके लिए लाते रहेंगे और उस क्लास को लेने के बाद में क्लास से संबंधित आखिरी में जो प्रश्न होंगे उन्हें आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। हम आपका मूल्यांकन और आप हमारा मूल्यांकन करेंगे कि आपके समझ में कितनी बातें उससे आ गई हैं। तो आज के कूट है, कूट नंबर 1 है। पहला जो कूट है, ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान, ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। ये पहली बात हो गई। दूसरा है, ऑस्ट्रेलिया में पिलवारा लौह उत्पादक क्षेत्र है। कूट है, एक और दो दोनों सही हैं। बी नंबर है केवल एक सही है। सी नंबर है केवल 2 सही है। और डी नंबर है 1 और 2 दोनों गलत है। तो कमेंट में आप अपना उत्तर जरूर दीजिएगा और फिर अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।